अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बाद आता है ट्रांसलेशन, जिसमें मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ डीएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो इस अमल को हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? कॉपिंग ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए, यानी कि डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, ठीक, तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक डीएनए है। ठीक, ये एक डीएनए है। डीएनए से जब एक और स्ट्रैंड बनेगा, ये एक स्ट्रैंड बन गया, इसे कहते हैं एमआरएनए। ओके, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ तक ये जो डीएनए से एमआरएनए बना है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, फिर जब ये एमआरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, वहाँ पर प्रोटीन बनेगी, तो फिर वो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। यहाँ तक ये जो डीएनए से एमआरएनए बना है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शंस की दो लिमिटेशन है। ठीक है, दो लिमिटेशन है। अब वो कौन सी लिमिटेशन है? नंबर वन, ये कहलाता है कि ओनली सिलेक्टेड पार्ट, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगी सिर्फ वहाँ से होगी जो पार्ट सिलेक्टेड है। मिसाल के तौर पर अगर ये पूरा डीएनए है, एक किस्म का ये पूरा डीएनए है, अगर सिर्फ ये पार्ट सिलेक्टेड है, सिर्फ ये पार्ट सिलेक्टेड है, तो इसकी ही ट्रांसक्रिप्शन होनी है ओनली। ठीक, सिर्फ यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होनी है, बकाया ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी ये है कि अकर्स व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक, ये तब होगा जब इसकी ज़रूरत होगी। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो डीएनए के स्ट्रैंड है, वो दो दो तरह के स्ट्रैंड हैं। एक हमारे पास कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, और जो दूसरा है वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब हमारे पास डीएनए है। अब ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। ठीक, एक जो ये स्ट्रैंड है, इसे हम कह सकते हैं कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जो उसका अपोजिट स्ट्रैंड है, उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या? टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसे एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक, अब यहाँ से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो एक नया स्ट्रैंड बनाएगा। एमआरएनए का जो नया स्ट्रैंड बनेगा, वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, अगर यहाँ से हमारा ये डीएनए है, इसका ये 5 to 3 एंड है, और ये 3 to 5 एंड है। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो यहाँ से बनेगा, मतलब कि 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। 5 to 3 डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनेगा, जो कि एमआरएनए की फॉर्म में होगा। अब इसके हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे। इसके हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ओके, ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप हैं। नंबर वन वो कहलाता है इनिशिएशन। इनिशिएशन, जो दूसरा स्टेप है वो है एलोंगेशन, और जो तीसरा स्टेप है वो कहलाता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक। तो अब हम पहले पढ़ेंगे इनिशिएशन फेज़ को। ठीक है, जो कि पहला स्टेप है। तो इनिशिएशन में क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर रीजन। ठीक, तो प्रोमोटर रीजन क्या है? हमारा ये सवाल है कि प्रोमोटर रीजन स्टार्ट रीजन ऑफ जीन। ठीक है, मतलब कि जीन का वो हिस्सा जहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होनी है या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि शार्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस। ठीक है, एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा। अब हमारे पास ये डीएनए है। ठीक है, ये हमारे पास एक डीएनए है। अब हमें कैसे पता चले कि प्रोमोटर रीजन कौन सा है? हमारे पास दो तरह के डीएनए होते हैं, मतलब कि दो तरह के सेल हैं। एक हमारे पास यूकारियोटिक सेल होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, अब इन दोनों में ये हमारा प्रोमोटर रीजन क्या होता है? प्रोमोटर रीजन डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें
यूकेरोटिक सेल की कि यूकेरोटिक सेल में हमारा ये प्रोमोटर रीजन कौन सा होता है या कौन सी लोकेशन पे होता है। तो इसमें अगर हम चले जाएं कि -25, ठीक, क्या -25 सीक्वेंस, ठीक, -25 सीक्वेंस। और दूसरी होती है हमारे पास -70 सीक्वेंस, ठीक, -70 सीक्वेंस, ठीक है। अगर ये हमारे पास सीक्वेंस मिल गई तो मतलब कि ये हमारे पास यूकेरियोटिक का एक प्रोमोटर रीजन है। अब क्या होता है कि यहाँ पर मज़ीद हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास एक यूकेरियोटिक डीएनए है। अगर यहाँ पर हमारे पास +1 है, आगे हमारे पास +2 है, मतलब कि असेंडिंग आर्डर में ये चलता जाएगा। अगर हम डिसेंडिंग आर्डर में पीछे की बात करेंगे तो यहाँ से फिर माइनस पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से -1, -2, -3 चलता आएगा तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर -10 होगा। और चलता 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर -70 होगा। चलता चलता ये 10 के आगे अगर चलता है तो -25 होगा, ठीक है। ऐसे चलते चलता -70 होगा, ठीक है। अब ऐसा पॉइंट जहाँ ये माइनस कौन सा है 25 है, ठीक है। ये जो -25 सीक्वेंस है यहाँ पर हमारे पास प्रोमोटर रीजन है। और यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो नाइट्रोजनस का बेस सीक्वेंस मिलेगा जहाँ पर टा मतलब कि TA सीक्वेंस मिलेगी। और ये हमारे पास जो 70 सीक्वेंस है यहाँ पर हमें CAAT सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। मतलब कि ये डीएनए की सीक्वेंस में मिलेगी। हाँ तो यहाँ पर आप मज़ीद देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये यूकेरियोटिक सेल है। इसके पास हमारे पास ये -25 सीक्वेंस है और ये -70 सीक्वेंस है। अगर यहाँ पर आ जाएं कि ये जो -25 सीक्वेंस थी, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस है वो TA मतलब थायमाइन 89 यही सीक्वेंस है। और यहाँ पर जो -70 सीक्वेंस था वो वहाँ पर कैट मतलब कि साइटोसाइन 89 थायमाइन ये सीक्वेंस होगा। अब ये जो रीजन है ये कहलाता है प्रोमोटर रीजन, या ये हमारे पास -70 वाला ये भी एक प्रोमोटर रीजन है। इसी तरह से अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो -10 सीक्वेंस से और -35 सीक्वेंस से हमारा प्रोमोटर रीजन स्टार्ट होता है। जो -10 है वहाँ पर थायमाइन 89 थायमाइन। और ये जो -35 सीक्वेंस है, -35 सीक्वेंस पर थायमाइन गुआनाइन 89, इसी तरह से साइटोसाइन और 89, इसी तरह से ये सीक्वेंस यहाँ पर होगा। और ये क्या कहलाता है, एक किस्म का प्रोमोटर रीजन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये हमारे पास एक एंजाइम है जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर यहाँ प्रोमोटर रीजन पे अटैच हो जाएगा। अगर हम यहाँ यूकेरियोटिक सेल की बात करें कि ये प्रोमोटर रीजन है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ अटैच हो जाएगा या यहाँ अटैच हो जाएगा और उसने अपना ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। इसी तरह से अब हमारे पास ये जो प्रोमोटर रीजन है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे अटैच कर जाएगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वो कहाँ से होनी है, 5 to 3 डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। ओके, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो G0 या जो कि हमारे बुक में मेंशन है G1 और G2 फेज़ ऑफ सेल साइकिल, ठीक, इनमें जो है ना ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है वो एक तरह का ही एंजाइम है, उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि ये ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा होता है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यहाँ पर मज़ीद हम लिख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये 4 सब यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो बना हुआ है ना वो 4 सब यूनिट्स का बना हुआ है। अगर हम इस तरह से बात करें कि ये हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। अगर हम ऐसे कहें कि ये इसका अल्फ़ा पार्ट है, ये भी इसका अल्फ़ा पार्ट है, ये इसका बीटा पार्ट है और ये इसका बीटा पार्ट है, ठीक। अब ये हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया। तो इसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, जो कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा का बना हुआ है, इसे कहते हैं हम कोर एंजाइम। क्या? कोर एंजाइम, ठीक, कोर एंजाइम।
अब ये आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट जाकर डीएनए के ऊपर अटैच नहीं होगा, डायरेक्ट जाकर डीएनए के ऊपर अटैच नहीं होगा। क्या होगा कि एक फैक्टर आएगा जो कि सिग्मा फैक्टर कहलाता है। ठीक, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि अल्फ़ा पार्ट, अल्फ़ा बीटा और बीटा पार्ट है। अब क्या होगा कि एक और फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं कि सिग्मा फैक्टर। क्या क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अब ये सिग्मा फैक्टर और ये कोर एंजाइम, ठीक है, दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? होलो एंजाइम। ठीक है, सिग्मा फैक्टर और ये कोर एंजाइम दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे? होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, अब ये होलो एंजाइम बन गया। अब ये क्या करेगा कि ये अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाकर डीएनए के प्रोमोटर रीजन पर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ओके, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप हैं आरएनए पॉलीमरेज के। एक हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है, और एक हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और एक आरएनए पॉलीमरेज 3 है। ठीक, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज 1 है, वो क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा, सिंथेसाइज, क्या सिंथेसाइज करेगा? आरएनए। ओके, आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 है, वो किस चीज़ को सिंथेसाइज करेगा? वो एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। किसको? एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। और यहाँ पर जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 है, वो किसको सिंथेसाइज करेगा? टीआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैं और इनके टाइप्स हैं और इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बाइंड करेगा डीएनए के साथ। अब ये हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है, ये डुप्लेक्स की शक्ल में हमारे पास डीएनए है। ओके, ये डीएनए है। अब क्या करेगा कि वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और इस तरह से हमने कुछ लिखा था, यहाँ से वो सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे अटैच हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? ये जो डीएनए के डुप्लेक्स थे, इनको क्या कर देगा? ओपन कर देगा। ओके, मतलब कि ये जो ट्रांस थे, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर थी डीएनए की, इसको क्या कर देगा? ये ओपन कर देगा। ओके, और ओपन भी कर देगा, और इसके साथ साथ ये जो बेस पेयर्स है, मतलब कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जुड़ी हुई हैं, इनको भी क्या कर देगा? तोड़ देगा। ओके, तो फाइनली जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगी वो किस तरह से आएगी? थोड़ा इस तरह से आ जाएगी। वो इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगी। ओके, ये अब ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गई है, ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर आ गई है, बबल। ओके, बबल लाइक स्ट्रक्चर आ गई है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ओके, अब ये हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन बबल आ गई है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला फेज़ था, कौन सा? इनिशिएशन फेज़। ट्रांसक्रिप्शन का जो पहला फेज़ था, इनिशिएशन फेज़, वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। और दूसरे जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एलोंगेशन फेज़। अच्छा, तो अब हमारे पास ये दूसरा फेज़ है जिसे हम कहते हैं कि एलोंगेशन फेज़। ठीक है, ये है एलोंगेशन फेज़। अब इसके बारे में थोड़ा हमने ये थ्योरी लिखी है। क्या कह रहा है कि द फ्री रेबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, क्योंकि आरएनए बनना है ना, तो रेबो न्यूक्लियोटाइड्स जो कि फ्री हैं, ठीक है, सेल में जो फ्री पड़े हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस में होता है। ये बात जहन में रखें कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियस में होती है, और जो ट्रांसलेशन होगी वो हमेशा साइटोप्लाज्म में होगी। तो जो फ्री रेबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद हैं। ठीक है, वो क्या होंगे? इस्तेमाल होंगे, यूटिलाइज्ड होंगे। किस चीज़ में यूटिलाइज होंगे? आरएनए पॉलीमर बनाने में। यानी आरएनए पॉलीमर का ये मतलब होता है कि आरएनए का एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से
क्या होगा कि एक आरएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा जो कि कम्प्लीमेंट्री होगा डीएनए के साथ। ओके, तो जो नया स्ट्रैंड बनना है, मिसाल के तौर पर ये एक नया स्ट्रैंड बना है एमआरएनए का, ठीक है। इसके पास क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो एडेनाइन होगी, एडेनाइन होगा, ठीक है। इसी तरह से इसके पास साइटोसाइन होगा, गुआनाइन होगा, लेकिन इसके पास थायमाइन नहीं होगा, उसकी जगह यूरासिल होगा, यूरासिल होगा, एडेनाइन होगा, यूरासिल होगा, ओके, और एडेनाइन होगा, लेकिन थायमाइन इसकी केस में नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास एक आरएनए है और यहाँ पर हमारे पास डीएनए है, ठीक है। आरएनए के केस में जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कौन से होते हैं? एडेनाइन होता है इसके पास, और इसके पास यूरासिल होता है, साइटोसाइन होता है और गुआनाइन होता है। इसी तरह से डीएनए के पास क्या होता है? डीएनए के पास एडेनाइन होता है, थायमाइन होता है, साइटोसाइन और गुआनाइन होता है, ठीक है। अब इसी तरह से हमने स्ट्रैंड बनाने हैं। अब ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक डीएनए है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, ओके, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और ये यहाँ आकर अटैच हो जाएगा, ओके। मिसाल के तौर पर ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया, ठीक। इसी तरह से जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया है तो क्या होगा कि इस साइड से जो है ना ये स्ट्रैंड खुलता जाएगा, इस साइड से ये स्ट्रैंड खुलता जाएगा, ओके। मतलब कि यहाँ से क्या होगा? अनवाइंडिंग होगा, अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग होगी। और यहाँ से क्या होगा कि फिर वही डीएनए क्या होता जाएगा? वाइंडिंग होता जाएगा, वाइंडिंग, ओके। यहाँ से वाइंडिंग होता जाएगा मतलब कि जुड़ता जाएगा और यहाँ से क्या होता जाएगा? खुलता जाएगा, ओके। इसी तरह से अगर हम दोबारा से डीएनए को बनाएं, ये हम दोबारा से डीएनए को बनाया, अब क्या होगा कि एक यहाँ से एमआरएनए का टुकड़ा बन रहा है, ओके। ये एमआरएनए का एक टुकड़ा बनता जा रहा है 5 एंड से, ओके। ये जैसे बनता जाएगा, जब 10 न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड जैसे बन जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ये टुकड़ा यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ से ये टुकड़ा सेपरेट होता जाएगा और ये यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, ओके। ये जो अब टुकड़ा बनता जा रहा है, ये जो नया टुकड़ा बन, और यहाँ पर एक और बात नोट करने की ये है कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये आपस में यहाँ बॉन्ड बनता जाएगा। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास एक डीएनए का टुकड़ा है, ठीक। ये डीएनए का टुकड़ा है और ये आरएनए का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये जो रीजन है ये आरएनए और डीएनए, मतलब कि आरएनए और क्या है हमारे पास? डीएनए है, ओके। इस तरह से अब यहाँ पर आरएनए और डीएनए है, ये आरएनए प्लस डीएनए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाइब्रिड, क्या कहेंगे? हाइब्रिड, हाइब्रिड रीजन, ओके। ये है हमारे पास हाइब्रिड रीजन, ओके। हाइब्रिड रीजन ऐसा रीजन जहाँ पर आरएनए और डीएनए ज्वाइन कर रहा है, मतलब कि ये जो रीजन है वो क्या है हमारे पास? हाइब्रिड रीजन है, ओके। इसी तरह से यहाँ से क्या होता जाएगा कि ये फ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, फ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि यहाँ पर आते जाएंगे और क्या होते जाएंगे? ज्वाइन होते जाएंगे और ये स्ट्रैंड नया बनता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा कि ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इन्हें कहते हैं कि RNTP, ओके, RNTPS, ओके, राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, ओके। ये यहाँ से जुड़ते जाएंगे क्योंकि ये फ्री पड़े हैं और ये क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। इसी तरह से क्या होता जाएगा कि एक लॉन्ग mRNA बन जाएगा, ओके। इस तरह से ये एक लॉन्ग mRNA का स्ट्रैंड बन जाएगा, mRNA स्ट्रैंड, ठीक है। mRNA का एक लॉन्ग स्ट्रैंड बन जाएगा जो कि 5 to 3 एंड में बना है, ओके।
इसी तरह से अगर देखा जाए इसके, अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, यहाँ पर एडेनाइन है, यहाँ पर साइटोसाइन है, यहाँ पर यूरासिल है, यहाँ पर गुआनाइन है, फिर यहाँ से यूरासिल है, फिर यहाँ पर एडेनाइन है। इसी तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस इसके ऊपर अटैच हैं। तो यहाँ पर हमारा एलोंगेशन जो है तो वो कंप्लीट होता है। और एक बात और जो यहाँ नोट करने की ये है कि यहाँ से जो mRNA बन रहा है, जिस स्ट्रैंड से, डीएनए के स्ट्रैंड से जो mRNA बन रहा है, उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। ओके, ये है हमारे पास टेम्पलेट रीजन। और इसका जो ऑपोजिट रीजन है, वो जो ये रीजन है, इसे कहते हैं कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया? टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। इस तरह से यहाँ हमारा एलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टर्मिनेशन फेज़। तो इस तरह से हमारे पास टर्मिनेशन फेज़ जो कि थर्ड फेज़ है वो स्टार्ट होता है। टर्मिनेशन फेज़ जो कि ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट फेज़ है। इसमें क्या होता है कि आरएनए मॉलिक्यूल कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास ये डीएनए का मॉलिक्यूल था, अब इससे क्या होगा कि हमारा आरएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? आरएनए का मॉलिक्यूल क्या हो गया है? कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। ठीक, और यहाँ पर जो हमारे पास एक एंजाइम था जिसको हम कह रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये डीएनए एक अलग अलग हो जाएगा। ओके, अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो एमआरएनए बना, वो एमआरएनए का स्ट्रैंड ये है एमआरएनए, ये अलग हो गया। और यहाँ पर जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या करती हैं? टर्मिनेशन करवा देती हैं। ओके, आरएनए पॉलीमरेज डिटैच्ड फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ठीक, ये जो दूसरी पॉइंट के ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये भी क्या हो जाएगा? डीएनए का जो टेम्पलेट था उससे ये भी डिटैच हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। और जो दूसरी बात यहाँ पर मेंशन करनी वो ये है कि जो टर्मिनेटर रीजन होता है वो मुश्तमिल होता है सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय द एटी बेस पेयर। ठीक, अगर यहाँ पर हमारे पास ये एमआरएनए आ रहा है, ठीक है, ये एमआरएनए है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जीसी मतलब कि गुआनाइन साइटोसाइन का बेस पेयर होंगे। ओके, और इसके आगे आगे क्या होगा? 80 बेस पेयर होंगे। ठीक है, 80 बेस पेयर होंगे। ठीक है, अब ये भी एक मतलब कि कोड है कि यहाँ पर जो है ना टर्मिनेशन हो जानी है। क्या हो जानी है? टर्मिनेशन हो जानी है। इस तरह से क्या हो जाता है कि एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब हो जाता है। और यहाँ से जो ये एमआरएनए है एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। वो इस तरह से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, और इस तरह से ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और जैसे ये एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गए जो कि यहाँ पर जी सी ओके, ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि लूप लाइक स्ट्रक्चर है। इस लूप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है जीसी हेयर पिन। ओके, क्या? जीसी हेयर पिन। ये अब स्ट्रक्चर बन गया जीसी हेयर पिन, जो कि ये भी टर्मिनेशन का ही हिस्सा है। अगर ये स्ट्रक्चर बन गई, जीसी हेयर पिन बन गई, मतलब कि एक लूप बन गया, तो यहाँ से टर्मिनेशन क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि वो जो स्ट्रैंड बन रहा था वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पर जो टर्मिनेशन फेज़ ख़त्म हो गया है, उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन इन एमआरएनए बिफोर ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आएंगी। ठीक, जो एमआरएनए बना है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आएंगी। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। अब कौन सी तब्दीली होगी वो देखते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, द जीनोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन कोडिंग स्ट्रैंड एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब कि जो जीनोम है यूकैरियोटिक सेल का या जो डीएनए है यूकैरियोट्स का, उसमें अब दो स्ट्रैंड होते हैं, मतलब कि दो रीजन होते हैं। एक कोडिंग रीजन होता है और दूसरा नॉन कोडिंग रीजन होता है या स्ट्रैंड होता है।
तो अब क्या होगा, उनको कहते हैं जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है और जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो थोड़ा इस तरह से होता है। ये हमारे पास आ गया, ठीक। और यहाँ से एक ये रीजन आ गया रेड कलर, ओके। यहाँ पर एक ये रीजन आ गया और एक ये रीजन आ गया, ठीक। अब क्या होता है, ये जो ब्लू कलर है इसको कहते हैं एक्सॉन। एक मिसाल के तौर पर ये जो रीजन है ये है एक्सॉन रीजन, ठीक है। ये कौन सा है, एक्सॉन रीजन। और यहाँ से जो ये रेड कलर है या ये रेड कलर है, इसे हम नाम देते हैं इंट्रॉन का, ओके। क्या नाम देते हैं, इंट्रॉन का। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसे हम नाम देते हैं एक्सॉन का, ओके। ये एक्सॉन है जो कि कोडिंग स्ट्रैंड है। ये जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, इंट्रॉन का, ओके। ये जो इंट्रॉन है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है या नॉन कोडिंग रीजन है, और ये जो एक्सॉन है ये कौन सा है हमारे पास, ये कोडिंग रीजन है, ओके। इस तरह से अब क्या होगा, अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन आएगी, तब्दीली आएगी। मतलब कि ये जो नॉन कोडिंग रीजन है, जो इंट्रॉन है, ये हमारे पास इतना किसी काम का नहीं है, तो इसे क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, क्योंकि ये नॉन कोडिंग रीजन है, हमें तो कोडिंग रीजन चाहिए, ओके। तो अब क्या होगा कि स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होगा, क्योंकि इंट्रॉन को रिमूव करना है तो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होगा। अब स्प्लाइसिंग क्या है, हमारे पास कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड द कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग प्राइमरी एमआरएनए इनटू शॉर्ट सेकेंडरी आरएनए विद एक्सॉन, ठीक। मतलब कि ये जो इंट्रॉन है इसको रिमूव करना है, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे तो एक्सॉन बस एक सिंगल एक्सॉन का ही स्ट्रैंड बन जाएगा जो कि कोडिंग स्ट्रैंड होगा। अब ट्रांसलेशन से पहले हमने क्या करना है कि ये जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है इंट्रॉन, इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये जो इंट्रॉन है इसको रिमूव करने वाले प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, ओके। स्प्लाइसिंग और स्प्लाइस, ओके। अब क्या होगा कि स्प्लाइसिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन सी रिक्वायरमेंट है, स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग कुछ रिक्वायरमेंट है, वो है SN, ओके, SN और NPS, यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। इस तरह से हमारे पास ये एक स्प्लाइसिंग आ गई। क्या कह रहा है कि SNRNPS यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन या राइबो न्यूक्लियो, ओके, न्यूक्लियो और न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ओके। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्रोटीन है, ओके, SNRNPS ये प्रोटीन है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास जो एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है, ओके। ये एक्सॉन है और ये क्या है, इंट्रॉन है। इस तरह से अब क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है ये क्या होगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगी। कहाँ पर अटैच हो जाएगी, इंट्रॉन वाले रीजन पे, इंट्रॉन, ओके, इंट्रॉन वाले रीजन पे ये क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये जो इसका एंड है, मतलब कि इसका अगर ये 5 एंड है तो ये इसका 3 एंड है, ओके। इसी तरह से अगर ये हमारे पास जो इंट्रॉन है इसका ये 5 एंड है तो ये 3 एंड है, ओके। अब क्या होगा कि इसकी फोल्डिंग होगी यहाँ पर, ये हमारे पास एक्सॉन है और यहाँ पर ये जैसे अटैच हो गया तो ये जो हमारे पास इंट्रॉन था ये यहाँ पर फोल्ड बन जाएगा, मतलब कि एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ओके। जैसे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गई। तो जैसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहाँ देखें ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना है किस चीज़ का बना है, वो इसका बनाया है, ये क्या है, इंट्रॉन है। अब यहाँ देखें अगर इसका ये एक 5 एंड था और ये 3 एंड था, जैसे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी है, ओके, ये लूप लाइक जैसे स्ट्रक्चर बनी है तो ये 5 एंड और 3 एंड क्या हुए हैं, आपस में क्लोज आ गए हैं। क्या हुए हैं, क्लोज आ गए, मतलब कि नज़दीक आ गए हैं, ओके। इस तरह से फाइनली ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ओके, रिमूव, ओके, रिमूव हो जाएंगे। तो जब ये रिमूव हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग, ओके। स्प्लाइसिंग क्या है, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन और द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग रीजन फ्रॉम द प्राइमरी mRNA मॉलिक्यूल। तो हमारे पास अब फाइनली जो सेगमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओनली एंड ओनली हमारे पास एक्सॉन का सेगमेंट आ जाएगा। ये जो एक्सॉन है ये क्या है, ये हमारे पास एक कोडिंग रीजन है और द कोडिंग स्ट्रैंड है एक्सॉन। अच्छा,
अब हमारे पास एक तो यही मॉडिफिकेशन आ गई थी कि पूरा का पूरा ये हमारे पास एक्सॉन बन गया था। ठीक है, मतलब कि ये पूरा एक्सॉन रीजन है, और ये जो एक्सॉन रीजन है मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड बन गया है। ओके, नॉन कोडिंग क्या हो गया, स्प्लाइस हो गया है। अब एक और मॉडिफिकेशन आएगी, एन अदर मॉडिफिकेशन। ओके, एन अदर मॉडिफिकेशन मतलब कि एक और भी तब्दीली आनी है इसमें। वो कौन सी है, उसका नाम है हमारे पास केप एंड टेल। केप एंड टेल। ओके, अब ये अटैच होने हैं। अब ये कैसे अटैच होंगे, हमारे पास ये जो एक एक्सॉन रीजन है इसका, ये इसका 5 एंड है और ये इसका 3 एंड है। इसी तरह से जो केप एंड टेल है, अब ये मॉडिफिकेशन आएगी, ये 5 और ये 3 एंड है। अब ये केप का क्या मतलब होता है यहाँ पर, अब केप क्या कर रही है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड रिमेन स्टेबल। मतलब कि ये जो हमारे पास एक जोन है, मतलब कि हमारे पास जो प्राइमरी आरएनए बना है या एमआरएनए बना है, प्राइमरी एमआरएनए, इसको डिग्रेडेशन से मतलब कि डैमेजिंग से, जो न्यू अदर एंजाइम्स होते हैं उनसे बचाने के लिए ये केप लगी जाती है बाय नेचर। ओके, अब ये जो केप होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, वो होती है 7 मिथाइल जीटीपी की फॉर्म में। ओके, 7 मिथाइल जीटीपी की फॉर्म में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एमआरएनए है। ओके, ये एमआरएनए है, और यहाँ पर एक हमारे पास केप नुमा स्ट्रक्चर बनेगी। ये एक केप नुमा स्ट्रक्चर बन गई, मतलब कहाँ कहाँ अटैच हुई है, इस एमआरएनए के ऊपर अटैच हुई है। और ये जो केप अटैच हुई है ये है 7 मिथाइल। ओके, व्हाट, 7 मिथाइल जीटीपी। ओके, जीटीपी 7 मिथाइल जीटीपी की फॉर्म में है, जो कि इस एमआरएनए को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम डिग्रेडेशन। ओके, और यहाँ पर जो अटैच होना है वो ऐसे क्या अटैच होगा, पोली टेल। ठीक है, पोली कौन सा टेल, ए टेल, पोली ए टेल। ओके, पोली ए टेल। ओके, यहाँ पर पोली ए टेल अटैच हो जाएगा इस एंड से। ओके, एक जो यहाँ पर है पहला एंड, इसे 7 मिथाइल जीटीपी कहा जाएगा क्योंकि ये अटैच हो जाएगा, और अपोजिट एंड पे पोली ए टेल अटैच हो जाएगा। पोली ए टेल का ये मतलब होता है कि तकरीबन यहाँ पर 52 टू 50 ए मतलब कि 89, क्या 89। ओके, ये 89 नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, इसलिए इसे कहा जाता है पोली ए टेल। ये क्या करेंगे, एमआरएनए को प्रोटेक्ट करेंगे, और जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, फॉस्फेट हो गए, ये जो एंजाइम होते हैं उनसे ये बचाते हैं। अब ये हमारे पास जो एमआरएनए है, ये अब जो हमारे पास फाइनली एमआरएनए बन गया है, ये बन गया है सेकेंडरी एमआरएनए। ओके, सेकेंडरी एमआरएनए बन गया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है, ओके, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। ओके, यहाँ पर ये कंप्लीट होती है, और इंशाल्लाह ये हमारा जो पार्ट 1 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन। ओके, अब एमआरएनए बन गया है, अब सिर्फ हमने राइबोसोम को उठाना है, और राइबोसोम की मदद से इसी एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।